welcome to my YouTube channel TWR, Teacher Within Reach. So friends, I'm hoping that you all are safe in your homes. So let's start our today's lecture. Okay. तो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या चीज़ें देखी थी? पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे हमने और एक क्वेश्चन डिस्कस करा था 2.1 एक्सरसाइज का. आई होप कि आप सभी को वो क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा. उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी पॉलिनोमियल से रिलेटेड. दैट इज़ क्या क्या थी वो? टर्म्स था, कोएफिशिएंट्स थे, ठीक है, और क्या था? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी थी, वहाँ तक हमने देख लिया था. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? कुछ स्पेशल टाइप्स के पॉलिनोमियल्स देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो बच्चों, अब क्या है हमारे पास? अब मैं अगर आपसे पूछूँ ना कि मुझे चेक कर कर बताओ कि मैंने ये एक नंबर लिखा 4, ठीक है, ये एक नंबर है 4. मैं कहूँ आपको कि चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले ना आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन ये आएगा कि भाई पॉलिनोमियल हम किसे कहते थे? कि एक ऐसा एल्जेब्रिक, पहले तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता था? वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके बनता था. यहाँ पर तो सिर्फ क्या है? कांस्टेंट है. आप कहोगे कि यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन वो छुपा हुआ है. अब देखो, उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं. ये देखो, ये लिख दिया मैंने x रेज टू दी पावर 0. वेरिएबल तो दिख रहा है ना, पावर कुछ मर्जी हो, हमें क्या है? हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये थोड़ा ना कहा था कि पावर 0 नहीं होनी चाहिए वेरिएबल की, कुछ भी हो पावर. तो यहाँ पर हमें क्या दिख गया? वेरिएबल भी दिख गया, कांस्टेंट भी दिख गया, और इनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन भी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और तो अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, मतलब जो सिंपल कांस्टेंट 4 है उसको ऐसे लिख सकती हूँ, और वो क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. मतलब जितने भी हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, सबसे पहला नोट जो आता है वो आप नोट कर सकते हैं कि ऑल दी नंबर्स या ऑल दी कांस्टेंट्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सारे के सारे कांस्टेंट्स क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं. अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कांस्टेंट्स पॉलिनोमियल्स भी होते हैं. चलिए चेक करें. अब ये कांस्टेंट, अब इससे मुझे क्या चेक करना है? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मुझे चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन होती थी? कि जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. यहाँ पर क्या वेरिएबल है? एक्स की पावर क्या है? 0, और 0 क्या है? होल नंबर है. तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया. तो दो इम्पॉर्टेंट नोट हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आए? फर्स्ट नोट ये निकला कि जितने भी कांस्टेंट हैं, ऑल दी कांस्टेंट्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं ही हैं, साथ ही साथ क्या हैं? पॉलिनोमियल्स भी हैं. तो सेकंड नोट ये लिखो कि ऑल दी कांस्टेंट्स आर पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है? जितने भी कांस्टेंट्स हैं, कोई भी कांस्टेंट उठा लो, आप क्या उठा लो? 34 उठा लो, ठीक है ना. इसको भी तो ऐसे ज़रूरी थोड़ा ना वेरिएबल x से लगाना है. आप y लगा दो, y रेज टू दी पावर 0, z रेज टू दी पावर 0, कुछ भी लगा दो. तो सारे के सारे कांस्टेंट्स में, ठीक है, क्या सारे के सारे कांस्टेंट्स में जो वेरिएबल है उसकी पावर तो क्या ही रहेगी? 0 ही रहेगी. और वो पॉलिनोमियल बना रहे हैं. तो सारे के सारे जो भी कांस्टेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं. और ये कांस्टेंट्स हैं, इसीलिए इस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा हमारे पास? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा px = 7/4. अब आप कहोगे कि हम ब्रैकेट में x तो इसलिए लिखते थे कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता था. तो वेरिएबल इन्वॉल्व कर लो ना अपने आप से. इसको 7/4 लिखो या 7/4 x रेज टू दी पावर 0 लिखो, एक ही बात है. ठीक है ना, क्योंकि x रेज टू दी पावर 0 का मतलब तो क्या ही होता है? 1 ही होता है. तो 7/4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो देगा क्या? 7/4 ही देगा. तो क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है. पी वाई लिख देते, पी जेड लिख देते, तो यहाँ पर बस वेरिएबल चेंज कर देते, वाई जेड कर देते. तो आप सिंपली भी ऐसे लिखोगे ना, नहीं लगाओगे x रेज टू दी पावर 0 या y रेज टू दी पावर 0, तो ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पर वेरिएबल प्रेजेंट है और उसकी पावर क्या है? 0 है. ठीक है, तो अब देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर हो गया कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है. अब हमारे पास जो 0 है वो भी तो कांस्टेंट है.
ये भी तो कांस्टेंट है ना, 0 इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, 0 भी तो नंबर ही है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पर इसे ना एक स्पेशल नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को? ये भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसे एक ना स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 को कहेंगे 1 पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल, ये नहीं है, इन्हें सिंपली कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहेंगे। लेकिन जो 0 है स्पेशली, उसे क्या नाम दे दिया गया है, 0 पॉलिनोमियल नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अब ये देखो नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या है, 0 पॉलिनोमियल, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एज 0 पॉलिनोमियल। कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना px इज इक्वल्स टू 0, इसको हम क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं ना, ये दो स्पेशल टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट मैं अब आपको क्या बताने जा रही हूँ कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। ठीक है, अभी तक हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता था, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हमें जनरली दिया होगा, मैंने आपको डिग्री बताया था पॉलिनोमियल की क्या होती है, कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल के अंदर, वही क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, और हम इस चैप्टर के अंदर कौन से पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, वो पॉलिनोमियल्स दैट आर ओनली इन 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स वाले या 3 वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे हैं। कौन से पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। उसके लिए मैंने आपको डिग्री बताई थी कि कैसे निकालेंगे, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री। तो अगर अब हम देखें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो अब वैसे तो आपको दिख ही जानी चाहिए थी यहाँ तक। अगर हम देखें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या डिग्री होनी चाहिए, देखो मैंने कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा, px इज इक्वल्स टू 85। ठीक है, आप py भी लिख सकते थे, pz या कोई भी अंदर अल्फ़ाबेट लिख सकते थे, आपकी मर्ज़ी थी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मुझे इसकी डिग्री बताओ। पॉलिनोमियल तो है ही है, ये अभी हमने चेक करा कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री चेक करनी है, क्या है यहाँ पर, x रेज़ टू द पावर 0, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल और तो कहीं है नहीं, यहीं तक है, ये तो कांस्टेंट है, इधर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई और कांस्टेंट भी उठा लेती, मैंने 85 उठाया, 34, कोई भी अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट उठा लेती, उसकी डिग्री आती तो क्या ही, 0 ही आती ना, क्योंकि वेरिएबल और तो कहीं प्रेजेंट है ही नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से नोट करने वाला बनता है वो क्या है, डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब यहाँ पर अगर आप एक वर्ड पर ध्यान देना तो मैंने लिखा है यहाँ पर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, मतलब मुझे एक ऐसा कांस्टेंट उठाना है जो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना कि px इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के लिए, मतलब 0 पॉलिनोमियल को छोड़कर, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो लिखा है, नॉन ज़ीरो मतलब 0 नहीं होना चाहिए, जो भी कांस्टेंट आप ले रहे हैं वो 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो डिग्री अगर हम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस 0 पॉलिनोमियल की डिग्री का क्या फंडा है। ठीक है, क्या बात करें 0 पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, और डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। रिमेंबर दैट कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि बताओ कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप उससे सबसे पहले पूछोगे कि जो आपका कांस्टेंट है वो 0 है या नॉन ज़ीरो है। ठीक है ना, क्योंकि जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है ना, ये px इज इक्वल्स टू 0, इसकी जो डिग्री होती है ना, ये डिफाइंड नहीं होती है। डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिफाइंड मतलब, अब देखो
कोई चीज़ डिफाइंड कब होती है, हम कब किसी चीज़ को कहेंगे कि कोई चीज़ डिफाइंड है और कोई चीज़ नहीं डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड का मतलब है हम उसकी एक पर्टिकुलरली उसको बता पा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलरली वैल्यू दे पा रहे हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब कि कुछ फिक्स्ड नहीं है, वहाँ पर चेंज हो सकती है वो चीज़। जैसे अगर मैं बात करूँ ज़ीरो पॉलिनोमियल की, ठीक है, अब देखो अगर मैं इस ज़ीरो के साथ x की कोई भी पावर लगा दूँ, कोई भी 1 लगा दूँ, ठीक है, ज़ीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 लगा दूँ, x की पावर 3 लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ पावर, 100 लगा दूँ, 1000 लगा दूँ, कुछ भी, ठीक है, रहेगा तो क्या है, ये ज़ीरो रहेगा। अब मैं बात करूँ हाईएस्ट पावर की, अगर मैं डिग्री के लिए क्या बात करते हैं, हाईएस्ट पावर, तो क्या डिफाइंड है। जब मैं x की पावर 1 लगाऊंगी तो डिग्री क्या बन जाएगी, ज़ीरो पॉलिनोमियल की 1 बन जाएगी। 100 लगा दूंगी इसके साथ 0 इंटू एक्स की पावर 100 तो डिग्री क्या बन जाएगी, 100 बन जाएगी। तो क्या डिग्री फिक्स जा रही है ज़ीरो पॉलिनोमियल की। दैट इज़ द रीज़न कि डिग्री जो है ज़ीरो पॉलिनोमियल की वो डिफाइंड नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं मान लो कोई और कांस्टेंट लिखती हूँ 5, मैंने 5 लिखा, इसके साथ मुझे पक्का पता है कि हमेशा x की पावर 0 ही लगेगी, क्योंकि 5 x की पावर 0 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई x की पावर 0 मतलब 1, 5। लेकिन अगर मैंने इसके साथ 5 इंटू एक्स की पावर 1 लगा दिया तो क्या ये अभी भी 5 रहा, नहीं, ये तो क्या बन गया, 5x बन गया। तो ये ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो हमेशा नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो क्या आएगी, 0। लेकिन अगर हमारे पास ज़ीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ज़ीरो के साथ हम कुछ भी x की पावर लगा सकते हैं, वेरिएबल की कुछ भी पावर लगाएं उसने तो मल्टीप्लाई होकर क्या देना है, 0 ही देना है। मतलब x अगर हम डिग्री निकालने की कोशिश करेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल में तो हम कभी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होती है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0 एंड डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद क्या देखना है हमें, अब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ वी हैव द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी चीज़ को क्लासीफाई करना होता है ना तो हम उसे क्लासीफाई किसी बेसिस पर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है, मैं उन्हें क्या करना चाहती हूँ, क्लासीफाई करना चाहती हूँ, तो मैं बुक्स को किस बेसिस पर क्लासीफाई कर सकती हूँ, या तो मैं सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई कर लूँ, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ रखूँगी, इस सब्जेक्ट की बुक्स यहाँ रखूँगी, इस सब्जेक्ट की ऐसे सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन हो सकती है, या क्लास वाइज क्लासिफिकेशन हो सकती है कि इस क्लास की बुक्स यहाँ रखी जाएंगी, इस क्लास की यहाँ, इस क्लास की यहाँ, ऐसे क्लासिफिकेशन हो गया। तो क्लासिफिकेशन अगर हमें किसी भी चीज़ की करनी है ना तो कोई एक प्रॉपर्टी उठानी पड़ेगी उस चीज़ की जिसे हमें क्लासीफाई करना है। जैसे बुक्स को क्लासीफाई करना था तो बुक्स की क्या प्रॉपर्टी है, या तो उसके पास सब्जेक्ट्स या फिर क्लास। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन जब हमें करनी है ना तो अब देखो पॉलिनोमियल्स के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। पॉलिनोमियल्स के पास क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं ना, ठीक है, डिग्री भी होती है पॉलिनोमियल की। तो इसी बात पर अब हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स की ना हम 2 बेसिस पर कर सकते हैं। एक बेस्ड किस पर है, नंबर ऑफ टर्म्स पर, कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स दी हुई हैं, और एक किस पर बेस्ड है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम इस चैप्टर के अंदर जो पॉलिनोमियल्स रीड कर रहे हैं ना वो हमेशा 1 वेरिएबल ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर px लिखा है। py भी लिख सकते हो, pz, मतलब लिखोगे एक ही वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स कि अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें कितनी टर्म्स हैं, उसके बेसिस पर हमने अपने पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है, ठीक है, जो इस चैप्टर में है, ठीक है ना। जो भी हम सब पढ़ रहे हैं ना वो इस क्लास और इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो सबसे 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब देखो मोनोमियल, ठीक है, ये मोनोमियल वर्ड ना 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है मोनो, ठीक है, मोनो, और एक है मियल। मोनो का मतलब होता है 1 और मियल का मतलब होता है टर्म, कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। तो क्या हुआ मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म,
इज़ कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, अगर मैं अब इसके एग्जाम्पल्स देखूँ मोनोमियल के, तो मैं क्या लिख सकती हूँ एग्जाम्पल, px इज़ इक्वल्स टू 4x। कितनी टर्म्स हैं इसमें, एक ही है ना। याद करो टर्म्स कैसे बताते थे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो अलग अलग होंगी उन्हें बोलेंगे टर्म्स। अब इसमें तो ना एडिशन का साइन है ना सब्ट्रैक्शन का, तो सिर्फ क्या ही टर्म है हमारे पास, एक ही टर्म है, अलग अलग करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। और अगर मैं देखूँ py इज़ इक्वल्स टू 9, अगर मैंने ये लिखा है सिर्फ, अब भी इसमें कितनी टर्म है, एक ही है ना, चाहे ऐसे लगा दो 9y रेज़ टू द पावर 0, तो कितनी टर्म हुई इसके अंदर, सिर्फ एक ही टर्म हुई। तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल्स हैं, मोनोमियल्स के। या एक और ले लीजिए, चलो pz इज़ इक्वल्स टू 5z रेज़ टू द पावर 4, अब भी कितनी टर्म्स हैं, टर्म तो एक ही है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और बता सकते हो कि जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं। ठीक है ना, क्या वो बाइनोमियल होते हैं, नहीं। ठीक है ना, अभी तो बाइनोमियल पर चलो हम आए भी नहीं। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से ही आप रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हो। जो भी पढ़ा है ना आपने, रिजल्ट्स उन्हीं में से ही निकल कर आ रहे हैं। जैसे आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर आप मोनोमियल की डेफिनेशन पर आए। मोनोमियल में क्या देखा आपने कि जिसमें एक टर्म होगी, तो आपने देखा था कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी तो एक ही टर्म लिखी होती है, तो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या हो गए, मोनोमियल्स हो गए। पर क्या आप ये बात कह सकते हो कि जितने भी मोनोमियल्स हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, नहीं ना, क्योंकि देखो ये क्या है, ये भी तो मोनोमियल है, एक ही टर्म है, पर क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नहीं। सिर्फ 5 थोड़ा ना आ रहा है, ये तो 5z की पावर 4 है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से क्या निकला है, आप लिख भी सकते हो उसको यहाँ पर अगर लिखना चाहो। सबसे पहला रिजल्ट कि ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स। जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे वो क्या होंगे, मोनोमियल्स होंगे। पर बट मोनोमियल्स नीड नॉट टू बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कि जो मोनोमियल्स है ना, ज़रूर, नीड नॉट का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बने। ठीक है ना, सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मोनोमियल्स में आ गए, लेकिन अगर आप कोई भी मोनोमियल उठाते हो, मान लीजिए आपने क्या उठाया, px इज़ इक्वल्स टू 7, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, मोनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ गया, लेकिन ये भी तो मोनोमियल है, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आया। तो सारे मोनोमियल्स का कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स जो हमने अपने अभी तक की नॉलेज से निकाले। ठीक है ना, यहाँ तक। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पे, सबसे पहला मोनोमियल। अब है बाइनोमियल। बाइनोमियल भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बाई एंड मी, बाइनोमियल। बाई मीन्स 2 एंड मियल का मतलब अभी पढ़ा टर्म्स। तो मतलब कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स प्रेजेंट होंगी, 2 टर्म्स प्रेजेंट होंगी, उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं 7x + 8। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं, एडिशन से ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, कितने टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। और अगर मैं कहूँ 6x रेज़ टू द पावर 4 + 8x³, ये भी किसका एग्जांपल हो गया, बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर मैं अगर ऐसे कर दूँ 0, तो आप इसे क्या कहोगे कि ये बाइनोमियल होगा या नहीं होगा, ये अभी भी बाइनोमियल है, ये नहीं। अब 8 + 0 तो क्या बन जाता है, 8 ही बन जाता है ना। तो इसको ऐसे नहीं कि आप टर्म्स को ऐसे अगर मैं, चलो एक और चीज़ अगर यहाँ से ध्यान में आ रही है, अगर ये देखें, अगर मैं ये लिखती हूँ 7x रेज़ टू द पावर 4 + 9 + 7, ऐसे लिखा है मैंने, तो आप क्या कहोगे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, नहीं। पहले कंबाइन करके देखो कि जो जो कंबाइन हो सकता है, 9 + 7 16, ये है, ये एग्जैक्ट है, तो ये भी बाइनोमियल है। पहले जो भी टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती है ना, उनको कर सॉल्व कर लेना है और फिर निकालना है
कि सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में डिसलाइक टर्म्स होनी चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये लिखा है 7x⁻8 + 6x प्लस में 9x, अब आप कहोगे कि क्या इसमें 3 टर्म्स हैं? नहीं, अभी आप जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। किसको कर सकते हैं? इन दोनों को कर सकते हैं। कितना हो गया ये? 15x। तो ये बाइनोमियल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोनोमियल बाइनोमियल ध्यान में रखना, ठीक है ना। कहीं ऐसे कह दो कि ये 3 टर्म्स हैं, ये गलत है, ठीक है ना। जो भी लाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स मतलब कि उनमें वेरिएबल की पावर सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, ठीक है ना। उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो बन रहा है, अब ये देखो ये अनलाइक टर्म्स हैं, यहाँ वेरिएबल सेम है x, यहाँ पावर 8 है, यहाँ पावर 1 है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो बस इतना बनकर रह गया। तो ये बाइनोमियल है, इससे देखकर जज नहीं करोगे आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है ट्राइनोमियल। समझ ही गए होगे अब ट्राइनोमियल क्या होगा। ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल्स आप बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है, ट्राइनोमियल। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखी ये किसके बेसिस पर थी? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर थी कि कितनी टर्म्स होंगी पॉलिनोमियल में। 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बेसिस पर। अब एक बारी डिग्री रिकॉल कर लीजिए क्या होती है कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की पॉलिनोमियल के अंदर उसे क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो अब देखिए डिग्री के बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक, थर्ड है क्यूबिक। तो अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1, ठीक है, और कर किसकी बात रहे हैं हम? डिग्री की। तो समझ गए कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं px = 8x प्लस में 7, डिग्री फाइंड करो इस पॉलिनोमियल की। पहले तो यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर क्या है? 0, हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? डिग्री ऑफ px ऐसे लिख सकते हो सिंपल नोटेशन, डिग्री का DEG px पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री आ गई इसकी? 1। तो ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं px = 8x, ठीक है, सिर्फ 8x दिया हुआ है। ये क्या है? यहाँ पर 1 है ही एक वेरिएबल, और वेरिएबल्स तो कहीं है ही नहीं, तो यही हाईएस्ट होगा, ठीक है ना। तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये पॉलिनोमियल भी कैसा हो गया हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। बताओ कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? देखो चेक करो, वेरिएबल की पावर देखो क्या है? वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर, एक ही वेरिएबल है, पावर क्या है उसकी? 0। क्या 1 है इसकी हाईएस्ट पावर? नहीं। डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल की? नहीं। क्या है डिग्री इस पॉलिनोमियल की? 0। तो ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल था? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मैंने बताया था कि जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होते, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की तो क्या होती है? डिग्री 1 होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक मीन्स 2, मतलब वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल देखिए 7x² प्लस में 8x प्लस में 5, हाईएस्ट पावर देखो 2, 1। अब यहाँ कांस्टेंट है तो समझ जाओ कि पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल की? 0। हाईएस्ट क्या है? पावर 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 49x², सिंपली ये लिखूँ, क्या है यहाँ पर? पावर एक ही है 2, तो वही हाईएस्ट होगी। तो ये पॉलिनोमियल भी कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं लिखूँ 49x² प्लस में 7x, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर क्या है?
इधर पावर 2, इधर 1, हाईएस्ट पावर 2, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स 3, तो मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 3, उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल्स देखते हैं। 9x3 प्लस में 7, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0, क्या हो गई हाईएस्ट पावर 0 या 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4x³ प्लस में 7x², हाईएस्ट पावर 3, तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब यहाँ तक अब आप क्या समझ चुके होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लियर है कि क्लासिफिकेशन हम किस किस बेसिस पर कर पा रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और एक किसके बेसिस पर कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की। अब इससे आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो डिग्री पे बेस्ड हैं या इन 3 पॉलिनोमियल्स के ऊपर बेस्ड हैं, वो देखते हैं। अब चलिए कर रहे हैं, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली ना। ठीक है, उसमें ना हमारे पास ना बड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल मिले हमें, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आइए थोड़ा ना इनको और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये थोड़े ना इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स बता रही हूँ, प्लीज़ इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या पढ़ा आप लोगों ने कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, तो अब लीनियर पॉलिनोमियल को ना हम जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से, देखो जनरली लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा, जनरली लीनियर पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज ax प्लस में b। ठीक है, जो जनरली लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से जहाँ पर a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स मतलब नंबर्स, ठीक है ना, कोई भी नंबर रख सकते हैं हम। और एक कंडीशन और होती है, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि a और b हमारे नंबर्स होंगे, और सेकंड कंडीशन ये है कि a जो है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करते हैं अब इस चीज़ को कि क्या है ये। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, डिग्री 1 होनी चाहिए। a तो कोई भी नंबर है और b भी क्या है, कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, b अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसके साथ x की पावर क्या होगी, 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगर मैंने a को 0 कर दिया, मैंने यहाँ लिखा है ना कि a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो ये तो सारा पोर्शन ख़त्म हो गया, 0 इंटू एक्स तो क्या हो गया 0, ये तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। b मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो ये पॉलिनोमियल तो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो डिग्री क्या होती है, 0 होती है अगर वो नॉन ज़ीरो है कांस्टेंट, और अगर 0 हो गया ये b तो वो तो डिग्री तो फिर डिफाइंड ही नहीं होगी। तो क्या हम कभी a को 0 ले सकते हैं, a को तो 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हमने a को 0 करा, इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 0, अगर a 0 बन गया, ये हमारा px है, देन px क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू एक्स प्लस b, मतलब b, और b क्या है, कांस्टेंट है, तो डिग्री क्या हो जाएगी px की, अब जब a 0 है, या तो 0 होगी, कब, अगर b नॉन ज़ीरो है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, कोई भी नॉन ज़ीरो है, मतलब 2, 3, 5 कुछ भी, लेकिन अगर b 0 है तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लेकिन हमारा पॉलिनोमियल तो कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री तो क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी चाहिए थी। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, और सिंपल ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके साथ ये 2 कंडीशंस मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि a और b कांस्टेंट्स हैं और a 0 नहीं हो सकता, दोनों में से कोई भी कंडीशन आप छोड़ नहीं सकते, दोनों कंडीशंस को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आई ये बात। अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखा है ना,
ऐसे ही अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब था? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। तो जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, generally quadratic polynomial is represented as ax square plus bx plus c, जहाँ पर a कंडीशन क्या है, a b c जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो a है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। सिर्फ एक पर ही कंडीशन लगाई है। लास्ट में भी याद, लास्ट जब लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, तो उसने भी सिर्फ एक ही ए पर, जब हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी, सिर्फ एक ही चीज़ पर कंडीशन लगाई थी, ए पर। बी कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना, लेकिन ए पर कंडीशन थी कि ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जनरली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर ए बी सी कोई भी नंबर्स होंगे, ठीक है, लेकिन ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए? देखो फिर से कि अगर ए ज़ीरो हो गया, अगर ए ज़ीरो हो गया तो हमारा ये जो पी एक्स है क्या बन जाएगा? ए तो ज़ीरो हो गया, हट गया ये चीज़, तो सिर्फ क्या चीज़ बची? बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये बी एक्स प्लस सी बच गया। अब ये तो कैसा पॉलिनोमियल दिख रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल की तरह ही दिख रहा है ना। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? ए एक्स प्लस बी टाइप का। ये ए बी लिखो, सी डी लिखो, ई एफ लिखो, कुछ भी लिखो इस तरीके से, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की तरह बन गया। लेकिन अब इसमें भी आगे हमें क्या पता कि b ज़ीरो है, c ज़ीरो है, क्या है, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो px की डिग्री है वो 2 तो हो नहीं सकती अब कभी भी। हमने तो क्या कहा था? px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर a ज़ीरो हो गया ना, तो px कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने कंडीशन लगाई कि a जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। समझ में आई बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये 2 कंडीशंस जो है मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। तो अब देखो, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। जहाँ पर पहली कंडीशन ए बी सी डी क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, और जो ए है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बी सी डी पर कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, वो ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और लेकिन जो ए है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये तो टर्म ख़त्म ही हो गई, तो क्या पॉलिनोमियल की डिग्री 3 आएगी? लेकिन हम तो क्या कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना चाहते हैं तो उसकी जनरल फॉर्म जो है वो ये होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि जनरल फॉर्म देखी, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 की जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म के साथ हमेशा कंडीशंस मेंशन करना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की देखी, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की देखी। इसका मतलब ये है कि अब हमें ये पता चल गया कि मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 की जनरल फॉर्म लिख कर दिखाओ, आप लिख दोगे अलॉन्ग विद द कंडीशंस, ठीक है। मैं अगर कहूँ आपको कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की जनरल फॉर्म लिख कर दिखाओ, आप लिख दोगे। तो ऐसे ही मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, डिग्री n का है मैंने, अब n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। मैं अगर अब आपको कहूँ कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी आगे तक कहीं भी, क्योंकि डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना फ्रैक्शन में होती है। तो n जो है वो क्या होगा? n इज़ अ होल नंबर, क्योंकि डिग्री हमेशा क्या आएगी? होल नंबर ही आएगी पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज
ठीक है, मैं वेरिएबल x में लिख रही हूँ। ठीक है, पहले ना आप देखो अपने क्या कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए कैसे लिखी थी, वहीं से ही पता चलेगा। लीनियर के लिए कैसे लिखी थी, ax प्लस बी, जहाँ पर a b कॉन्स्टेंट्स थे, a नॉन ज़ीरो था। क्वाड्रेटिक के लिए कैसे लिखी थी, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। क्यूबिक के लिए कैसे लिखी थी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d। ठीक है, अब हमें n के लिए लिखनी है। जब हमारे पास क्या था, डिग्री 1 थी, कितने कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए, 2, मतलब 1 प्लस 1, 2 कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए। डिग्री 2 थी तो कितने कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए, 3, मतलब 2 प्लस 1 3। डिग्री 3 थी तो कितने कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए, 3 प्लस 1 4। अब डिग्री कितनी है, कितने n है, डिग्री n है तो कितने कॉन्स्टेंट्स यूज़ होंगे, n प्लस 1। तो अब लिखना शुरू करते हैं। पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगेगा और उतनी ही उस वेरिएबल की पावर होगी जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था तो x की पावर 1, 2 डिग्री का था तो x की पावर 2। अब कितनी डिग्री का है, n डिग्री का, तो x की पावर n, और इसके साथ क्या लगाऊंगी, an। ठीक है, an कोई कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते थे आप। अगला क्या लिखोगे, अब अगला कांस्टेंट, और x की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो गई ना, यहाँ 2 थी तो यहाँ 1 हो गई, यहाँ 1 थी तो यहाँ 0 हो गई x की पावर। ठीक है, यहाँ 3 थी तो यहाँ 2 हो गई, तो x की पावर n माइनस 1। ऐसे ही अगला an माइनस 2, x की पावर n माइनस 2। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाओगे, प्लस लास्ट में क्या चाहिए आपको, एक कांस्टेंट चाहिए। टोटल कितने कांस्टेंट्स यूज़ होंगे आपके पास, मैंने डिग्री n है तो कितने कांस्टेंट्स यूज़ होने हैं, n प्लस 1। अब n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे करते करते आप 1 तक जाओगे। 1 के बाद लास्ट, जब आप ध्यान से सुनना इस बात को, n है फिर n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे करते करते आप 1 तक जाओगे। ये तो 1 से लेकर n तक तो कितने कांस्टेंट्स यूज़ हुए, n। लास्ट में एक और कांस्टेंट यूज़ होगा ना, उसका नाम है a0 या a0 भी कह सकते हो। ठीक है, जो सिंपल कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इससे पहले जो टर्म होगी वो क्या होगी, अगर आप थोड़ा और इसको लिखेंगे इस तरीके से, प्लस a1 x की पावर 1 प्लस में a0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल्स की, जो जनरली टीचर्स क्या करते हैं 9th क्लास में फर्स्ट लेक्चर में ही बता देते हैं, ये पॉलिनोमियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन। बट अगर मैं आपको डिग्री का कंसेप्ट पहले ना बताती, वेरिएबल्स का कंसेप्ट ना बताती, तो क्या आप इसको अच्छे से समझ पाते। अब अच्छा, अभी यहाँ पर ये तो जनरल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब जनरल फॉर्म के साथ तो कंडीशंस भी मेंशन करनी होती हैं, जहाँ पर ये जो वेयर an माइनस 1, a1, a0, ये सारे तो क्या हैं हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स हैं। और क्या कंडीशन लगानी है, एंड जो an है, मतलब डिग्री n का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई 0 हो जाए कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ना तो पॉलिनोमियल की डिग्री n नहीं रहेगी। ठीक है, तो बच्चों ये थी जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, किसकी, पॉलिनोमियल की जो डिग्री n का होगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया ना तो एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। हमने सबसे पहले डिग्री जो है उस वेरिएबल की पावर लिखनी है, साथ में उसके कांस्टेंट लगा देने, a b c d। अब हमें नहीं पता ना n कितना है, अगर n 26 से बड़ा हुआ तो हमारे अल्फ़ाबेट्स ही ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने an लिख दिया। ठीक है, तो an, फिर 1 डिग्री कम जाएंगे, डिग्री कम करते करते कहाँ तक जाएंगे, x की पावर 1 तक, और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म लगानी है हमें पता है कि अगर डिग्री n है तो पॉलिनोमियल में टोटल कितने कांस्टेंट्स आएंगे, n प्लस 1 आएंगे। यहाँ x की पावर 1 तक तो टोटल 1 से लेकर n तक कितने कांस्टेंट्स हो गए, n हो गए। लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म आ गई, उसको नाम क्या दे दिया, a0। ये हमारे पास क्या हो गई, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लास्ट में ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी ना, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। फिर भी अगर डाउट है, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपने डाउट बता सकते हैं। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई है तो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम
जो एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करेंगे और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब तक जो ये था ना, ये सिंपल एक ईजीएस्ट था, पॉलिनोमियल का सबसे ईजीएस्ट पार्ट था। तो अब अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा टफ पार्ट पढ़ने के लिए। ठीक है ना, अब आगे से, अब जो आगे वीडियोज़ आएंगी ना, वहाँ से आपका एक्चुअल पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।